इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविकता, व्यक्ति जीवित या मृत से कोई समानता केवल संयोग है। हम किसी भी तरह की वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। अगर कोई कहानी किसी के अनुभव या वास्तविकता से मिलती है, तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें, सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। सौदा इश्क भाग 1। चेहरे पर आधा अधूरा सा बिखरा हुआ सा मेकअप और उसी तरह के बिखरे हुए बाल लेकर आईने के सामने घुटनों तक आई हुई डार्क ग्रीन कलर की वन पीस ड्रेस पहने हुए एक लगभग 23-24 साल की लड़की बैठी हुई है और उसकी उन खूबसूरत कत्थई आंखों में लगातार आंसू निकल रहे, जिसकी वजह से उसकी आंखें में लगा हुआ वो काजल भी अब बह रहा है, क्योंकि लगातार वो अपनी आंखें पोंछती जा रही है। दिखने में उसका वो छोटा सा गोल चेहरा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अभी रोते हुए वो लड़की उदास से ज्यादा डरी और घबराई हुई लग रही है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा है। उस कमरे में फिलहाल के लिए वो अकेली है। वो किसी होटल का सामान्य सा कमरा लग रहा था और वो अभी किसी एवरेज होटल का, लेकिन तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और उस लड़की की आंखों में अब जो डर था, अब वो और भी बढ़ गया। दरवाजा खुलते ही एकदम से सहम गई और अपनी ही जगह पर बैठी हुई थोड़ी सी पीछे हो गई। उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी उम्र लगभग 50 या 55 साल होगी, और उसने नॉर्मल कपड़े, शर्ट पैंट ही पहनी हुई थी, लेकिन वो नशे में लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी। उसने दरवाजे से अंदर झांक कर चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो, पूरा दिन नहीं है मेरे पास तुम्हारे इन नखरों के लिए। उस आदमी की इस तरह से चिल्लाने की आवाज सुनकर वह लड़की अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने छोटा सा पर्स उठाकर कंधे पर टांगा और डरते हुए वो कमरे के पीछे और अंदर की तरफ जाने लगी। और उस आदमी ने जब उसे दरवाजे की तरफ आने की बजाय इस तरह पीछे जाते हुए देखा, तो और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसी तरह गुस्से में दांत पीसते हुए वहां से आगे आया और एकदम ही उसने उस लड़की की पतली और नाजुक सी कलाई कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे लगभग खींचकर अपने साथ दरवाजे की तरफ लेकर आता हुआ बोला, सुनाई कम देता है क्या तुम्हें? मैं कुछ कह रहा हूँ। तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना है। वो लोग पहले ही काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस लड़की ने उस आदमी को रोकना और उसके साथ आगे न जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उम्र में और लंबाई चौड़ाई ताकत में भी उससे कहीं ज्यादा है, इसीलिए उसे रोक नहीं पाई और किसी हल्के से सामान की तरह खींचते हुए उसके साथ ही दरवाजे से बाहर आ गई। लेकिन दरवाजे के पास आकर उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और खुद को वहां पर रोकने की कोशिश में अपने पैर भी जमीन पर अड़ा लिए और आंसू भरी आंखों के साथ लगभग रोती हुई बोली, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उस लड़की ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए ये बात कही, लेकिन उस आदमी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। उसके इस तरह से गिड़गिड़ाने और रोने का उस आदमी ने उस लड़की की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उसे इसी तरह खींचकर वहां से और आगे ले आया और उसने लड़की का हाथ भी दरवाजे के हैंडल से हटा दिया था। तुम्हारा इतना खूबसूरत होना हमारे किस काम का, अगर हम इससे पैसे भी न कमा सके। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा ना, बंद करो अपना रोना, चीखना और चिल्लाना। मैंने पहले ही सब कुछ तय कर लिया है। उस आदमी की ये बात सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा सहम गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुद को बचाने के लिए
वो क्या करे। वो इधर उधर देख रही, बचकर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए, लेकिन फिलहाल तो उसके कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस होटल के गलियारे में उसके साथ चलती हुई वो वहां से और आगे आई। वो चल नहीं रही, लगभग वो आदमी उसे खींच रहा और घसीटती हुई सी वो उसके साथ आगे बढ़ रही है। बस उस लड़की ने अब कुछ भी नहीं बोला। वो आदमी ही आगे और बड़बड़ाता हुआ बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने पिता की कुछ मदद करनी चाहिए, या तुम भी अपनी माँ की तरह किसी काम की नहीं हो, बस मेरे ऊपर एक बोझ बनकर लदी हुई हो। कम से कम तुम्हें तो मुझे फाइनेंशियल सिचुएशंस में हेल्प करनी चाहिए, और अगर ये मौका मिला है तो तुम्हारा फर्ज बनता है। आखिर मैं तुम पर इतने पैसे खर्च किए हैं, बचपन से लेकर अब तक इतना बोलते हुए उसे वहां से अपने साथ लेकर सीढ़ियों तक आया, क्योंकि उस होटल में तीसरे फ्लोर से भी नीचे उतरने के लिए लिफ्ट नहीं है। वो लड़की अब तक उसके इरादे समझ चुकी है और उसे गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और कहा, बाप नहीं हो, सौतेले बाप हो तुम मेरे, सिर्फ और सिर्फ माँ के दूसरे पति। और कोई भी बाप अपनी सौतेली बेटी के साथ भी ऐसा नहीं करता जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो। खुद मुझे उन अमीर आदमियों के लिए लेकर जा रहे हो जो बिस्तर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आरोही चुप करो। मैंने इस दिन के लिए तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी पढ़ाई और खाने पीने के लिए इतने पैसे खर्च नहीं करे थे, इस उम्मीद में कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तब मैं कुछ तो पैसे तुमसे कमा पाऊंगा। लेकिन तुम मुझे ही ये सब सुना रही हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये करना ही होगा। इतना बोलते हुए आरोही के सौतेले पिता ने फिर से उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन गुस्से में आरोही ने तुरंत ही उसे वहां से धक्का दे दिया और वो 2-3 सीढ़ियों के एकदम पास ही खड़े था। आरोही बहुत ही गुस्से में थी। उसे खुद के बचाने का ये आखिरी रास्ता ही नजर आया। उसे जैसे ही अपने सौतेले पिता को वहां से धक्का दिया, वो तुरंत ही वहां से नीचे की तरफ भाग गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि सीढ़ियों से गिरने के बाद उसके सौतेले पिता का क्या हाल हुआ, क्या नहीं, क्योंकि वो इस वक्त बस किसी तरह खुद को बचाना चाहती थी उस सिचुएशन से, और वह किसी के भी सात पैसों के लिए सोना नहीं चाहती थी। अपने सौतेले पिता के कहने पर वो तो बिल्कुल भी नहीं। आरोही के पास इस वक्त सिर्फ एक उसका वही एक छोटा सा बैग है जो उस कमरे से निकलते वक्त उसने लिया था। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, और उसे ऊंची सी हील पहनी हुई जिन्हें पहनकर उसे ठीक तरह से भागा भी नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी उसे पता है अगर वो जरा भी देर की लिए रुकी तो उसके सौतेले पिता उसे दोबारा से पकड़ लेंगे और फिर उसे वो सारे काम करवाएंगे जो कभी करना नहीं चाहती। इसी तरह से रोते हुए वो वहां से उस होटल से निकलकर भाग गई और भागते भागते वहां से थोड़ी दूर पर आ गई। सामने उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखा। वो उस दरवाजे के अंदर आ गई बिना ये देखे कि वह किस जगह पर जा रही है। उसने आसपास ध्यान भी नहीं दिया जब तक कि म्यूजिक और लोगों के शोर की वजह से उसका ध्यान उस तरफ नहीं हुआ, और तब जाकर उसे समझ आया कि वो एक बहुत ही बड़ा फेमस नाइट क्लब था जहां पर शोर शराबा और म्यूजिक होना तो आम बात है। इसके अलावा लोगों की भीड़ भी उस वक्त वहां पर काफी। आरोही इस वक्त लगा कि इस तरह की भीड़ में वो कुछ देर के लिए सही लेकिन सुरक्षित रह सकती है। शायद वहां पर आकर उसके पिता उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए वो वहां पर और उस भीड़ के अंदर ही चली गई और फिर बाहर काउंटर के पास आकर बैठ गई। उसने अपना पर्स चेक किया तो उसके पर्स में कुछ 1000 रुपए थे जो कि घर से निकलने से पहले उसने अपने पर्स में रखे थे, क्योंकि उसे पहले ही कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अपने सौतेले पिता के इरादे उसे लग रहा था ऐसा तो कोई सिचुएशन आ जाने वाली है
आरोही वहां पर और उस भीड़ के अंदर ही चली गई और फिर बार काउंटर के पास आकर बैठ गई। उसने अपना पर्स चेक किया तो उसके पर्स में कुछ 1,000 रुपए थे, जो कि घर से निकलने पहले उसने अपने पर्स में रखे थे, क्योंकि उसे पहले से ही कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अपने सौतेले पिता के इरादे उसे लग रहा था ऐसी तो कोई सिचुएशन आज आने ही वाली है। वहां पर अंदर आते हुए एक नजर घुमाकर आरोही ने चारों तरफ देखा और वहां पर सारे लोग अपनी ही मस्ती और अपनी धुन में मगन थे। कुछ हाथ में बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रिंक लेकर उसे पी रहे थे, तो कुछ आपस में बात कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, तो कुछ सब कुछ भूल कर बस डांस कर रहे थे। ये शोर शराबे इस वक्त आरोही को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो शोर है उस शोर के आगे कुछ देर के लिए उसे सुनाई नहीं दे रहा। वहां उस शोर के बीच भी वो ये बात नहीं भूल पाई कि उसकी अपनी जिंदगी इतनी खाली है, स्पेशली उसके मॉम की डेथ के बाद उसके सौतेले पिता ने उसकी जिंदगी एकदम नर्क बना कर रखी है। और आज हद हो गई, वो पैसों के लिए उसे अमीर बूढ़े आदमी के साथ सोने के लिए मजबूर कर रहा था, जिससे कि उसे पैसे मिल पाए। ये सब कुछ सोचते हुए आरोही ने एक गहरी सांस ली और वो वहां से आकर बार काउंटर पर बैठ गई। वो कोई महंगी ड्रिंक, टकीला या फिर कोकटेल तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने बारटेंडर से अपने लिए एक गिलास बियर लाने को कहा। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे बताया था, जब कुछ भी ऐसा हो और इंसान अंदर से बहुत टूटा हुआ महसूस करे तो ड्रिंक पीने से सब कुछ सही हो जाता है। अगर सही ना भी हो तो कुछ पल के लिए तो इंसान सारी पिछली बातें भूल जाता है। बस इसीलिए आरूही आज पहली बार ही ड्रिंक ट्राई करने जा रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जिस आदमी के साथ वो इतने सालों से रहती आई है, कैसे वो चंद पैसों के लिए उसके जिस्म का सौदा कर सकते हैं। ये बात उसके लिए बहुत ही डरावनी है। भले ही वो सौतेला पिता है, लेकिन फिर भी आरूही ने अपने पिता को नहीं देखा, इसलिए उसे ये अपना पिता मानती आई थी। अब चाहे उसने आरूही के साथ जितना भी बुरा बर्ताव किया हो, लेकिन आज जो कुछ भी उसने आरूही के साथ करने की कोशिश की, उसके बाद आरूही के दिल में उसके लिए बची कुछ इज्जत और नाम का रिश्ता भी खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी शायद पूरी तरह से नहीं। तब तक बारटेंडर ने उसके सामने बियर का भरा हुआ गिलास रखा और आरोही ने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर उस बियर के लिए पेमेंट की और फिर वो गिलास उठाकर उसने बियर का घूंट पी लिया। और बियर बहुत ही कड़वी थी। जैसे ही आरोही ने पहला घूंट लिया, वैसे ही उसकी जबान और पूरे मुंह का स्वाद एकदम कड़वा हो गया। लेकिन फिर जैसे ही उसने अपनी जिंदगी के बारे में याद आया, उसने खुद से कहा, चाहे जितनी भी कड़वी हो ये बियर, लेकिन मेरी जिंदगी से ज़्यादा कड़वी तो नहीं हो सकती है। इतना सोचते हुए लगातार एक ही सांस में वो ड्रिंक पीने लगी। लेकिन फिर तभी उसे उल्टी जैसा फील हुआ और वो गिलास खाली करके टेबल पर रखते हुए उसने उस बारटेंडर की तरफ देखा और बोली, रेस्टरूम किस तरफ है? आरोही के इस तरह से पूछने पर बारटेंडर ने उसे एक तरफ इशारा किया और आरोही उठकर उस तरफ ही चली गई। आरोही वहां से साइड में बने उस कॉरिडोर में चलते हुए थोड़ा आगे आई, लेकिन उसे नहीं पता था वो सही रास्ते पर है फिर गलत। लेकिन फिर वो आगे बढ़ती रही। वो इधर उधर आगे बढ़ते हुए वो टॉयलेट ढूंढ रही थी और एक दरवाजे के पास पहुंचकर हल्के से उस दरवाजे पर हाथ रखा। काफी नशे में है, उस पर नशा पूरी हावी हो चुका। भले ही उसने बियर पी थी, लेकिन फिर भी पहली बार पीने की वजह से उसका सर बुरी तरह से घूम रहा है और उसके कदम भी अब लड़खड़ाने लगे हैं। आरोही ने बस सहारा लेने के लिए ही उस दरवाजे पर हाथ रखा था, लेकिन उसे नहीं पता कि वो दरवाजा लॉक नहीं है। और उसके हाथ रखते ही वो दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया और जैसे ही वो दरवाजा अंदर की तरफ खुला, किसी ने उसका हाथ पकड़कर वो सीधे ही
कमरे के अंदर खींच लिया और फिर उसे दरवाजे से लगाकर तुरंत ही उसके होठों पर किस करने लगा। इन सब के बीच आरोही कुछ भी कहने या सोचने समझने का मौका नहीं मिला। उसके अलावा वो नशे में थी, तो उसके गर्म शरीर इस तरह से किसी का किस करना बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा था। उसे पता नहीं चला कब किस करते हुए वो भी उस अनजान आदमी का साथ देने लगी। आरोही ने बस सहारा लेने के लिए उस दरवाजे पर हाथ रखा था, लेकिन उसे नहीं पता कि वो दरवाजा लॉक नहीं है। और उसके हाथ रखते ही वो दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। और जैसे ही दरवाजा अंदर की तरफ खुला, किसी ने उसका हाथ पकड़कर सीधे ही कमरे की तरफ अंदर खींच लिया। फिर उसे दरवाजे से लगाकर तुरंत ही उसके होठों पर किस करने लगा। इन सब के बीच आरोही कुछ भी कहने या सोचने समझने का मौका नहीं मिला। उन दोनों की गहरी और गर्म सांस एक दूसरे में मिलकर एक हो रही थी। वो दोनों काफी शिद्दत से एक दूसरे को किस कर रहे थे और उस आदमी का एक हाथ आरोही के गाल को सहला रहा था, तो दूसरा अब तक उसकी थाइस पर पहुंच चुका था और ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा था। उस पूरे कमरे में एकदम अंधेरा था। सिर्फ कुछ डिम नाइट लाइट ही जल रही थी, जिससे एक दूसरे का चेहरा या कुछ और भी देख पाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन तभी आरोही को उस आदमी के ठंडे हाथ नीचे से अपनी वन पीस ड्रेस के अंदर जाते हुए महसूस हुए और उसके मुंह से एक मीठी सिसकारी निकली, जो वहां पर उस कमरे में गूंज गई। वो कमरा पूरी तरह से साउंड प्रूफ था और बाहर नाइट क्लब का म्यूजिक और लोगों का शोर उस कमरे में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इस बीच बस उन दोनों की गहरी सांस लेने की और धड़कनों की तेज आवाज उस कमरे में गूंज रही है। कौन है वो अजनबी शख्स और कौन उसे इस तरह से आरोही को अपने रूम के अंदर खींच लिया? क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं या फिर सच में एक अजनबी के साथ बिता रहे हैं वो दोनों एक रात? और क्या होगा अगली सुबह, ये जानने के लिए जरूर सुनिए अगला एपिसोड। और इस स्टोरी पर लाइक कमेंट ज़रूर करिए। स्टोरी कमेंट भी ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।